वेलकम। हम स्टार्ट करें चैप्टर 2 इफर्ट एंड द सक्सेस ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है नीड फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड क्यों है, हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करने की, एनवायरमेंट को बचाने की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो आपको मालूम है कि जो अर्थ है, अर्थ पे ह्यूमन बींग रहते हैं, प्लांट रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग है। और आपको मालूम है जो ह्यूमन बींग है, जो मैन है, वो सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट स्पीसीज है अर्थ पे, जिससे उसने क्या किया कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा एब्रप्टली यूज़ किया, जिससे इन्वायरमेंटल इनबैलेंस की कंडीशन क्रिएट हो गई। क्या हुआ? इन्वायरमेंटल इनबैलेंस की कंडीशन अराइज हो गई, क्रिएट हो गई, और इन्वायरमेंटल इनबैलेंस की कंडीशन अराइज हो गई जिससे इन्वायरमेंट अनबैलेंस हो गया, रिसोर्सेस ख़त्म होने लगे और यहाँ पे अर्थ पे लाइफ सर्वाइव करना टिपिकल होने लगा। अब इसे ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसे ओवरकम हम कैसे कर पाएंगे? तो इसे ओवरकम करने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि जो ह्यूमन बींग है वो इन्वायरमेंट के थ्रू काफ़ी अवेयर हो, इन्वायरमेंट के थ्रू अवेयर हो, जिससे क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल इनबैलेंस की प्रॉब्लम जो वर्ल्ड में आई, इसे रेक्टिफाई करने के लिए जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसे रेक्टिफाई करने के लिए जो पीपल है उसे अवेयर होना चाहिए और उसी के साथ साथ पीपल को अवेयर होना चाहिए और साथ ही साथ जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, लीडर्स हैं या फिर पॉलिसी मेकर हैं, उन्हें सबको कलेक्टिवली वर्क करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस है, इसे हम ओवरकम कर पाएंगे। चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट। शायद आपको समझ में आया कि इन्वायरमेंटल क्यों नीड हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की हमें नीड इसलिए है क्योंकि इन्वायरमेंटल इनबैलेंस हो गया है और उसे इन्वायरमेंटल इनबैलेंस हो जाएगा तो रिसोर्सेज ख़त्म होंगे, वाटर, फॉरेस्ट, एयर, जिससे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और सर्वाइव करने के लिए हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखना पड़ेगा और अभी तक जो हमने गलतियाँ की उसे ओवरकम करने के लिए हमें इन्वायरमेंट के थ्रू अवेयर होना पड़ेगा। जो भी पॉल्यूशन है उसके लिए उसे कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए और हमें कलेक्टिवली सबको वर्क करना पड़ेगा इन्वायरमेंट के लिए। भले वो नॉर्मल मैन हो, इन्वायरमेंटलिस्ट हो, बड़े बड़े लीडर हो, पॉलिसी मेकर हो, गवर्नमेंट हो, सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा, तब भी हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है 2.2 स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो पहले स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट मतलब क्या कि पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन हमें करना है। पर्यावरण प्रभाव है ना, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट को हिंदी में बोलेंगे कि जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो रहा है ना, उसकी स्टडी। अब देखिए, पहले तो मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, देखिए फर्स्ट लाइन ही यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है? तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है? एक प्लांट मैनेजमेंट है। क्या है? प्लांट मैनेजमेंट है। किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, है ना। किसके लिए? एनवायरमेंटल सोर्सेस के लिए, जो हम प्रिवेंट कर पाएँ, वी कैन प्रिवेंट इट्स डिस्ट्रक्शन एंड द एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब कि एक प्लांट मैनेजमेंट रिसोर्सेज के लिए जो प्रिवेंट करे उसके एक्सप्लॉयटेशंस को, उसके डिस्ट्रक्शंस को,
इसी को बोला जाता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन शायद आपको समझ में आ रहा है कि एक ऐसा मैनेजमेंट जिसमें अगर कोई भी रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उसे वो जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसे प्रिवेंट करे, रोके। इसी को कहा जाता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना। अब हम इसी में आगे बात करते हैं। अब देखिए जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट द अलार्मिंग रेट ड्यू टू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर इन द ग्रेट डिमांड। अब देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कि लिखा हुआ कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, नॉट ओनली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और पॉपुलेशन ऑफ चाइना और पॉपुलेशन ऑफ द सम साउथ एशियन कंट्रीज लाइक द पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ओनली नॉट पॉपुलेशन इज बूस्टिंग इन दैट कंट्रीज ओनली, even population is boosting at least over the world. That's why the population boosting problem is a alarming problem in the world. And if this problem is increasing day by day, so when population is increasing, so natural resources are in the great demand. Natural resources जो हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब जब नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, है ना, उसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ग्रेट डिमांड रहेगी तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और जिससे क्या होगा, उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा, और एक्सप्लॉइटेशन होगा तो पॉल्यूशन इंक्रीज होगी। मतलब क्या हुआ कि आप समझिएगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो जितने लोग आए अर्थ पे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, फूडिंग की, सेटलमेंट की, क्लॉथिंग की, लग्जरीनेस की, और जो बेसिक डिमांड्स है कन्वेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, है ना, एजुकेशन की, हेल्थ की, और इन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है, एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज पे, है ना। उनकी फूडिंग की रिक्वायरमेंट के लिए वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, उनके वाटर रिक्वायरमेंट के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, एयर के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, या वैसा कोई दूसरा रिक्वायरमेंट जो मेटेलिक रिक्वायरमेंट हो, है ना, जैसे व्हीकल रिक्वायरमेंट, उसमें मेटल यूज़ होता है, और बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट है जैसे होम इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, है ना, जिसमें मेटल यूज़ होता है। तो इस सब वर्क के लिए वो किस पे डिपेंड करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करेंगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज पे वो डिपेंड करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जब उसे यूज़ किया जाएगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, है ना, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। अब पॉल्यूशन तो इंक्रीज होगा, है ना, एक्सप्लॉइट जब हम ज़्यादा करेंगे तो पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, है ना। अब पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द रैपिड एंड द इरेशनल एक्सप्लॉइटेशन। अब ये तो पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी तो ध्यान रखना है, हमें ये भी तो दिमाग में रखना है कि यार फ्यूचर में हमें फ्यूचर नीड भी हमें फुलफ़िल करनी है। अब फ्यूचर नीड हमें फुलफ़िल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंजर्व करना पड़ेगा प्लांट्स को, एनिमल्स को, एंड अदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उन्हें, जैसे वाटर हुआ, एयर हुआ, और मिनरल्स हुए, है ना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाएगा, तो पॉल्यूशन होगा, है ना, पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करेंगे, पॉल्यूशन होगा। अरे पॉल्यूशन कैसे होगा, ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी होगी, है ना, ज़्यादा व्हीकल बनेंगे, ज़्यादा फैक्ट्रीज चलेंगी, है ना, जो फॉरेस्ट है वो डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, फार्म ज़्यादा बनाए जाएंगे, जो सिटी है अर्बनाइजेशन ज़्यादा की जाएगी कि सेटलमेंट हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो
इतनी सब एक्टिविटी हुई, मतलब पॉपुलेशन बढ़ा तो हमने तो अभी पॉपुलेशन कर दिया क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया नेचुरल रिसोर्सेज का, लेकिन हमें वी हैव टू नीड टू फुलफिल अ फ्यूचर रिक्वायरमेंट, है ना, हमें फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी तो फुलफिल करना है, और इसके लिए बहुत ही नेसेसरी है कि हम कंजर्व करें प्लांट्स को, एनिमल्स को और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे वाटर हुआ, एयर हुआ, मिनरल्स हुआ, है ना। और जब हम इसे कंजर्व करेंगे तब भी हम क्या कर पाएंगे, हमारी फ्यूचर की जो भी रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, हम उसे फुलफिल कर पाएंगे, है ना, हम उसे फुलफिल कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट जो हेडिंग नेक्स्ट पैरा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है मैन इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ द नेचर, है ना। मैन भी एक नेचर का कंपोनेंट है। अब मैन भी एक नेचर का कंपोनेंट है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैन इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि बहुत सारे काम में इन मेनी वर्क्स मेन्स स्किल्स एंड मैन क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क एंड द रिसोर्सेज विच वी यूज टू फुलफिल आर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ रिसोर्सेज। हमने फर्स्ट लेक्चर में ऐसा पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट कर रहा है कि मैन इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ द नेचर। ह्यूमन एक्सरसाइज विदाउट द नेचर इज पॉसिबल फॉर शॉर्ट टाइम बट नॉट फॉर द एवन, है ना। मतलब मैन एक कंपोनेंट है, मैन इन्वायरमेंट के बिना कुछ ही टाइम रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता है, और उसे रहने के लिए, उसके फ्यूचर को सर्वाइव करने के लिए उसे नेचर के साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा, है ना। तो फॉर विच वी शुड कीप इन द माइंड फॉलोइंग पॉइंट। और इन्वायरमेंट में उसे रहने के लिए, इन्वायरमेंट में उसे फ्यूचर सर्वाइव करने के लिए, मतलब उसको अपना फ्यूचर अच्छे से सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ बातें हमारे दिमाग में रखना काफ़ी नेसेसरी है ना। देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है यूज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब देखिए हमें फर्स्ट प्रॉब्लम ही ये आ रही है कि जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, है ना। अब ये वर्ल्ड पॉपुलेशन, सबसे पहले तो हम जब वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज कंट्रोल होंगे, हमारा डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल होगा, तो वाइल्ड लाइफ सिक्योर होगी, है ना। वाइल्ड लाइफ सिक्योर होगी, डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल होगा तो हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ रहेगी, वाइल्ड लाइफ सिक्योर होगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, है ना। तो ये सभी अगर हम देखें, ये साइकिल जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉपुलेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो हम सबको तो करें, वी शुड फोकस to prevent all this activity, but firstly this all the problems are starting from the boosting in the population. So firstly we try to control the population rate in the world. अब हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि पॉपुलेशन रेट वर्ल्ड में कैसे कंट्रोल कर पाए, है ना। अब देखिए पॉपुलेशन रेट कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें फैमिली प्लानिंग की हेल्प लेना चाहिए, है ना। फैमिली प्लानिंग, यूज ऑफ द फैमिली प्लानिंग एंड द बर्थ कंट्रोल मीन्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। और जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं उसे भी कंट्रोल करना चाहिए। अब देखिए जैसे हमारी कंट्री है, वी आर इंडियंस इन आवर कंट्री, देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल फॉर द गिविंग बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी। हमारे कंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द सम अनदर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, सो देयर आर स्ट्रिक्ट रूल फॉर द गिविंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। मीन्स वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को जितने चाहें उतने बच्चों को आप जन्म दे सकते हैं। वहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। गवर्नमेंट सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद से वो डिसाइड करती है, ही मीन्स गवर्नमेंट गिव यू परमिशंस फॉर अ न्यू बेबी,
है ना। तो कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे वहाँ पे सर्वे किया जाता है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है, एक ही बेबी होना चाहिए या आपकी 2 ही हेयर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल हमारे वहाँ भी होने चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें फैमिली प्लानिंग भी करके चलना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज द बायो फर्टिलाइजर्स एंड वर्मी कंपोजिटिंग इन द एग्रीकल्चर। बहुत बढ़िया। हम जो हमारे एग्रीकल्चर है उसमें आजकल हम टोटली केमिकली फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स पे डिपेंडेंट है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो हमारे एग्रीकल्चर हैं, जो हमारे फॉर्म्स है, फॉर्म्स में हमें बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए, है ना। और वर्मी कंपोस्टिंग यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो हमारा लैंड है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म नहीं होगी, वो धीरे धीरे रिड्यूस नहीं होगी, है ना। और उसकी फर्टिलिटी भी बायो फर्टिलाइजर्स और वर्मी कंपोजिटिंग से बढ़ेगी, ना कि वो ख़त्म होगी। फिर बता रहा है पंपिंग ग्राउंड वाटर बाय द यूजिंग सोलर एनर्जी। जो क्या है, हम ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करते हैं, है ना। हम ग्राउंड वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं, ग्राउंड वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं हमारे अलग अलग एक्टिविटी में, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। अब ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज तो करें, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसके प्लेस पे हम कौन सा एनर्जी यूज़ करें, सोलर एनर्जी यूज़ करें, जिससे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जिससे क्या होगा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे जो हम डिपेंडेंट हो गए हैं, या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। तो जो गवर्नमेंट डैम बनाए जा रही है वहाँ पे वो कंट्रोल होगा, जिससे इन्वायरमेंट इम्बैलेंस ख़त्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है यूज़ ऑफ बायोगैस फॉर द कुकिंग्स। आपको मालूम है अभी हम यूज़ करते हैं, पहले के टाइम, थोड़ा सा हम पहले से आते हैं, पहले के टाइम यूज़ होता था लकड़ी यूज़ होता था, कोयला यूज़ होता था कुकिंग के लिए, है ना। फिर आजकल मीन्स मॉडर्न टाइम आया और एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ होने लगे, है ना। एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ होने लगे। अभी क्या है, एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं, एलपीजी यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और ये अगर यूज़ होने का रेशियो ऐसा ही रहा तो किसी ना किसी टाइम, एक तो ऐसा टाइम आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, बायोगैस को यूज़ करना चाहिए फॉर द कुकिंग पर्पस, है ना। हमें कुकिंग पर्पस के लिए बायोगैस का यूज़ करना चाहिए। फिर बता रहा है नेक्स्ट हेडिंग हमें बताया जा रहा मीन्स नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड वाटर डिवाइडर्स फॉर द इरिगेशंस, है ना। जो डैम्स हैं हमें इरिगेशन के लिए, जैसे इंडिया का कई पोर्शन आज भी ऐसा है, जैसे हम बात करें हर समर सीजन में हम देखते हैं विदर्भ वाला क्षेत्र, विदर्भ जो महाराष्ट्र का कुछ एरिया लगता है, विदर्भ वाला क्षेत्र, वहाँ पे बारिश रेन बहुत कम होती है, लो रेनिंग एरिया है, और जहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम आती है। तो कुछ ऐसे जगहों पे डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए और जो फॉर्म्स हैं उन्हें इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल करवाया जाए। तो कुछ ये पॉइंट्स हमें बताए जा रहे हैं, और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि इनकरेजमेंट ऑफ प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्रॉप रोटेशन सिस्टम रखें, क्रॉप रोटेशन सिस्टम रखेंगे तो जिससे क्या होगा कि फर्टिलिटी या सॉइल से कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, उसे प्रॉपर टाइमिंग मिलेगा कि वो उसे फिर से रीजनरेट कर पाए। फिर बता रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल पार्क एंड द सेंचुरीज। फिर बता रहा है कि यार जो जैसे वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड प्लांट्स है, फॉरेस्ट हैं, इसे आप कंजर्व करें, है ना। नेशनल पार्क और सेंचुरीज को भी कंजर्व करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है इन्फोर्सिंग प्रोहिबिशंस ऑफ द बर्ड्स एंड द एनिमल हंटिंग, है ना। मतलब जो बर्ड्स है और जो एनिमल है इनके हंटिंग पे आप रोक लगाएं,
इन्हें हंट ना करें और ना किसी को करने दें। प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिक को बिल्कुल ना यूज़ करें। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, है ना। द रिसोर्सेज विच नेवर एग्जॉस्टेड, है ना, उसे बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे सोर्सेस को हम यूज़ करें जो कभी ख़त्म ना हो। फिर है मैनेजमेंट ऑफ अर्बन वेस्ट बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या जो म्यूनसिपाल्टीज़ हैं, है ना, या जो ग्राम पंचायत है, वो प्रॉपर मैनेजमेंट करें जो वेस्टेज निकल रहा है, भले वो गांव में निकल रहा है, यहाँ पे शहर लिखा हुआ शहरों में निकल रहा है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें जिससे उसे हम रिड्यूस कर पाए, उसे ख़त्म कर पाए। रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रीज वेस्ट इन द प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो वेस्टेज निकल रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उनके प्रॉपर रिसाइकलिंग की प्लानिंग किया जाए, है ना। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स इन इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन, है ना। और जो मेंटेनेंस, जैसे इंडस्ट्रीज जो हैं, आप इंडस्ट्रीज में कभी जाए तो वहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अब नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा होने का रीज़न ये भी है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी मशीनें हैं जिसकी प्रॉपर टाइमिंग पे मेंटेनेंस नहीं होती है ना। उसमें ग्रीसिंग नहीं होती है, उसमें लुब्रिकेशन नहीं होता है, एंड जो भी उसकी मेंटेनेंस डिमांड है उस मशीन की मेंटेनेंस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसमें नॉइस ज़्यादा होता है। और नॉइस ज़्यादा होता है तो नॉइस पॉल्यूशन होती है। तो इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो इसे रिड्यूस किया जाता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर आपके पास घर में कोई व्हीकल है ना, व्हीकल को प्रॉपर टाइम पे आप उसकी सर्विसिंग ना करवाएं तो वो क्या होता है कि व्हीकल कुछ ही टाइम में अलग अलग उसके पार्ट से नॉइस आने लगता है, और जब इसे इग्नोर किया जाए तो ये नॉइस बढ़ेगा, है ना। ऐसे ही इंडस्ट्रीज की मशीनें भी होती हैं, अगर उन्हें प्रॉपर टाइम पे जो उनका मेंटेनेंस है, उनका ग्रीसिंग है या लुब्रिकेशन है, वो ना करवाया जाए तो ये मशीनें डेंजर भी होती हैं, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। विद दिस दे प्रोड्यूसेस मोर नॉइस एंड नॉइस पॉल्यूशन ऑकर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए कि फिक्स टाइम पे इन मशीनों का मेंटेनेंस करना चाहिए, इनके लुब्रिकेशन पे फोकस करना चाहिए। और ये जितने भी पॉइंट है, अगर हम इसे अगर माइंड में रखें तो हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, और हमारी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसे भी हम इजीली फुलफिल कर पाएंगे। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, हम फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, पॉपुलेशन डे एंड द इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ विद सोशल पार्टिसिपेशंस टू इंक्रीज द पीपल अवेयर्स टू द इन्वायरमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब हमें इसे सेलिब्रेट करने के साथ ही साथ हमें ये भी मतलब गवर्नमेंट को ये ट्राई करना चाहिए, और गवर्नमेंट को क्या, अगर हमें या जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें सबको हमें ये ट्राई करना चाहिए कि लोग केवल इसे सेलिब्रेट ही ना करें कि आज फॉरेस्ट डे है तो वाटर डे तो पॉपुलेशन डे या इन्वायरमेंटल डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम इस पे भी फोकस करें कि हम उसके लिए लोगों को अवेयर कर पाए, जो पब्लिक है पब्लिक को अवेयर कर पाए कि कोई वाटर पॉल्यूट ना करे, कोई ज़्यादा वाटर पॉल्यूट ना करे, कोई फॉरेस्ट ना कट करे, कोई ट्री ना कट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करे, है ना। तो जिससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहेगा। अब जैसे हम कॉलोनीज में रहते हैं और वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, और वो क्या करते हैं कि वाटर मिसयूज़ करते हैं, है ना। वाटर से अपने व्हीकल्स को वॉश करते हैं, वाटर से दे वॉश द रोड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। So means it is not it is a senseless work, means they are misusing the water, and water is a such type of a source, such type of a natural source. Day by day its ground water level is going to decrease, है ना। और in future we have to face the many problems by the water means in future it may happen that we would not get proper ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो
लोग हैं जो अनअवेयर हैं, वी शुड aware that persons and we should convince that person don't misuse the water, and the government should take strong steps and strong punishment, strong fines for that type of the persons, and we should also try to convince that type of a persons don't misuse that type of the water in unnecessary works. चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. अब हमें बात कर रहा है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, है ना. स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट की बात कर रहा है ना. तो देखिए मेंस प्रोग्रेस जो है ना, मेंस ने बहुत अलग अलग क्षेत्रों में प्रोग्रेस किया, अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस किया, अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस किया. मतलब उसने क्या किया, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज किया, है ना. अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया, और जिससे क्या हुआ कि नाउ प्रिपेयरिंग एनी प्रोजेक्ट वी हैव टू फोकस ओवर. मैं इस पॉइंट को फिर से चालू करता हूँ. जैसे हम 2.2 बात करें स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंटल इफेक्ट. अब आपको मालूम है कि जो मैन ने बहुत डेवलपमेंट किया, हर फील्ड में डेवलपमेंट किया, भले वो टेक्नोलॉजी हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कंप्यूटर साइंस हो, माइनिंग हो, एग्रीकल्चर हो, हर डिपार्टमेंट में उसने प्रोग्रेस किया. और प्रोग्रेस किया तो ये जरूर हुआ होगा कि उसने जो रिसोर्सेस हो उसका अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन किया होगा, है ना. और जिससे पॉल्यूशन बढ़ा होगा, है ना. जिससे पॉल्यूशन, हाई लेवल पॉल्यूशन है आज के टाइम, है ना. और सोसाइटी जो है वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, ये बहुत डेंजरस है ह्यूमन सोसाइटी के लिए. तो इसे करने मतलब ऐसा इंसानों ने किया. अब क्या करना चाहिए, अभी तक तो जैसा हुआ. अब अगर कोई इन फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट डेवलप्ड किया जा रहा है तो हमें 3 बातों पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाना चाहिए. अभी तक तो क्या हुआ कि जो लोगों को मन में आया उन्होंने उस फील्ड में काम किया, वैसे एक्सप्लॉइटेशन किया, है ना, वैसे एक्सप्लॉइट किया तो वैसे ही पॉल्यूशन बढ़ा, है ना. और आज के टाइम में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हाई हो गया है ना. भले वो वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, हर पॉल्यूशन हाई हो गया है. डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ. लेकिन ठीक है, अभी तक जो हुआ, आगे हम इन फ्यूचर में कोई भी अगर प्रोजेक्ट करें, है ना, कोई भी हम प्रोजेक्ट करें अगर हम डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट करें तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ बातों पे हमें फोकस करना चाहिए, है ना. कुछ बातों पे हमें फोकस करना चाहिए. उसमें 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रोजेक्ट शुड मैक्सिमाइज इकोनॉमिक रिटर्न्स, कि जो भी हम प्रोजेक्ट करें वो इकोनॉमिक रिटर्न्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा दे. सेकेंड पॉइंट लिख रहा है द प्रोजेक्ट शुड बी टेक्निकल फिजिबल, मतलब जो हम प्रोजेक्ट करें उसमें हम जो टेक्नोलॉजी हो वो हमारे व्यवहारिक तौर पे हो, हमारे व्यवहारिकता में हो, डेली यूजेबल हो टेक्नोलॉजी. ऐसी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें जिससे हम फैमिलियर हों. और थर्ड पॉइंट बोल रहा है इट शुड बी मिनिमली हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. और जो भी प्रोजेक्ट करें, वेन एवर इट इज़ इन द रिवर वैली प्रोजेक्ट और कोई डैम है, कोई इंडस्ट्रीज है, जो भी प्रोजेक्ट करें हमें उस पर मेनली ये फोकस करना चाहिए कि वो जो इन्वायरमेंट के लिए कम से कम हार्मफुल हो, है ना. ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट इन्वायरमेंट को शो करे, है ना. अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की हम बात करते हैं. पहले तो हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है. देखिए, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये एक एम है ना, अचीव द सस्टेन डेवलपमेंट विद मिनिमम हार्म्स टू द इन्वायरमेंट, है ना. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसे शॉर्ट फॉर्म में EIA भी बोला जाता है. और ये क्या है कि
ये एक असेसमेंट है जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाए तो ये असिस्ट किया जाए कि उसमें इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान होगा, कम से कम हार्म होगा। यही है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मैं आपको इसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट फाइनल किया, किसी प्लेस पे हमने एक डैम बनाना फाइनल किया। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है कि उस जगह पे, उस प्लेस पे हम जाएं और हम देखें कि वो जो हमने डैम का प्रोजेक्ट फाइनल किया वो वहाँ के इन्वायरमेंटल के लिए कितना बेनिफिशियल है या कितना बेनिफिशियल नहीं है, वहाँ की सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल नहीं है, है ना। वहाँ के इकोनॉमी में वो कितना रिटर्न दे पा रहा है, कितना रिटर्न नहीं दे पा रहा है, क्या वहाँ के वेजिटेशन के लिए वो हेल्पफुल है और हार्मफुल है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ के लिए वो हेल्पफुल है कि हार्मफुल है। अगर हम कहीं ऐसे जगह पे डैम बना रहे हैं जहाँ पे वहाँ के इन्वायरमेंट को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है ना, भले वहाँ की सोसाइटी को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है, वहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है, तो पहले जब हम असेसमेंट वहाँ पे कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यार इस जो हमने डैम बनाया, डैम का पॉजिटिव इफेक्ट ना होके ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है ना, तो हम उस डैम को नहीं बनाएंगे। इसी को कहा जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पे कितना इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिवली सेंस और नेगेटिवली सेंस, इसी के असेसमेंट को बोला जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं, है ना। हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है हम इस टॉपिक से हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बाय, हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।